नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल यूनिक एकेडमी इंडियन पॉलिटी पर हार्दिक स्वागत है। आज की हमारी टॉपिक है कि राष्ट्रपति का वीटो पावर। ठीक, ये वीटो पावर, पहले हमारे दिमाग में ये प्रश्न बने कि ये वीटो पावर होता क्या है। ये प्रश्न बने, क्या है ये प्रश्न, ये वीटो पावर है क्या, ये राष्ट्रपति को दिया क्यों गया है और उसका उद्देश्य संविधान सभा के लोगों का क्या था। वीटो पावर का शाब्दिक अर्थ होता है, मैंने सब चीज़ों को लिख डाला है ताकि आप लोगों को हमें समझाने में समस्या उत्पन्न ना हो, क्योंकि हमारा बोर्ड थोड़ा सा छोटा है। अगर ये बोर्ड बड़ा होता इसमें कई और बातें आ जाती। ये इसमें कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं उसको गोला बना के घेरा बना के आपको बताऊंगा कि ये कहाँ था, क्या है, कैसे है, सब बताऊंगा। आपसे मेरा निवेदन है, प्लीज आप इस समय जितने देर की मेरी ये क्लास होगी, 40 मिनट 45 मिनट, जितने देर की आपकी मेरी क्लास होगी, आप कहीं एकांत में बैठिए और भरसक प्रयास कर लीजिए कि ईयरफोन लगा लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मेरा कहने का मतलब इतना है कि आप इस समय केवल एकाग्रचित रहें, बस 40 और 50 मिनट तक। वीटो पावर, इसका शाब्दिक अर्थ होता है निषेध करना या रोकना। क्या रोकना? ये रोकना कि अगर संसद द्वारा कोई विधेयक लोकसभा और राज्यसभा से पास होकर के जाता है तो राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर सकता है, तो कानून बन जाएगा, उसको रोक सकता है, तो वही है वीटो पावर। ठीक, प्रश्न ये होगा आपके दिमाग में आना चाहिए कि राष्ट्रपति को वीटो पावर क्यों दिया गया। तो इसके पीछे दो तर्क दिए जाते हैं। क्यों दिया गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ। क्यों दिया गया वीटो पावर राष्ट्रपति को? राष्ट्रपति को वीटो पावर क्यों दिया गया? एक तो पहला यह था, संसद को जल्दबाजी से रोकना, मतलब जल्दी में कोई ऐसा कानून न बना दे जो तर्क संगत न हो। प्रश्न मेरा ये है कि राष्ट्रपति को वीटो पावर क्यों दिया गया, तो आप ये बता सकते हो साहब कि संसद को जल्दबाजी से रोकना। नंबर 2, असंवैधानिक कार्यों से या असंवैधानिक नियमों से रोकना, असंवैधानिक नियमों से रोकना। ये दो तर्क हैं। क्या? संसद को जल्दबाजी मतलब किसी कानून को बनाने में जल्दबाजी से रोकना और कोई वह असंवैधानिक नियम न बना दे, इसलिए राष्ट्रपति को वीटो पावर दिया गया। ठीक, अब हम यहाँ आते हैं, वीटो पावर भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आप बता दोगे साहब अनुच्छेद 111। क्लियर बात? वीटो पावर संविधान के 111 में है। क्या कहता है? इस संसद से प्रस्ताव पास होने के बाद, माने लोकसभा राज्यसभा से कोई प्रस्ताव पास होने के बाद अगर राष्ट्रपति के पास जाता है तो उसके पास 3 कंडीशन होती है। विधेयक पर तो हस्ताक्षर कर देगा तो कानून बन जाएगा। अगर उसने हस्ताक्षर कर दिया तो कानून बन गया, उसे अपने पास सुरक्षित रखेगा। ठीक है, यहाँ पर संविधान में कोई समय सीमा नहीं लिखी गई है। ध्यान देंगे, प्रश्न पूछा गया, हमारे भारतीय संविधान में यह समय सीमा नहीं लिखी गई है कि वह किसी भी प्रस्ताव को कितने दिन तक सुरक्षित रख सकता है। इस पर कहीं कोई समय सीमा नहीं बांधी गई है। तीसरा, अगर धन विधेयक नहीं है, अगर वह विधेयक धन विधेयक नहीं है तो वह पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। एक बात यहां ध्यान रखेंगे, धन विधेयक पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर सकता है, अपने पास सुरक्षित रख सकता है, परंतु पुनर्विचार के लिए भेज नहीं सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, माने सामान्य विधेयकों को राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। यहां पर मुझे आपको दो चीजों को बहुत इंपॉर्टेंट बताना है कि इंदिरा गांधी के समय 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ। मैंने आपको बताया था कि 42 अमेंडमेंट ऐसा अमेंडमेंट था
जिसने संविधान में बड़ा आमूल-चूल परिवर्तन किया, बहुत ज्यादा परिवर्तन हुआ। इसीलिए 42 अमेंडमेंट को लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। मैंने ये बताया आपको। तो यहाँ जो मैं बताना चाहता हूँ आपको कि 42 अमेंडमेंट जो 1976 था, इसके द्वारा राष्ट्रपति के, ये प्रश्न पूछा गया है, इसके द्वारा राष्ट्रपति के पुनर्विचार अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। मतलब कहने का मतलब, अगर एक बार में उसके पास जाता है तो राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करना अनिवार्य हो गया था। परंतु 44 अमेंडमेंट, 44वां संविधान संशोधन 1978, ये जनता पार्टी की सरकार थी। इसमें पुनर्विचार के अधिकार को पुनः राष्ट्रपति के पास सौंप दिया गया। ये बड़े प्रश्न हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब हम चलते हैं कि वीटो कितने प्रकार का होता है। वीटो, अभी मैं राष्ट्रपति के वीटो के बारे में बात ही नहीं कर रहा, अभी तो मैं आपको ये बता रहा कि वीटो कितने प्रकार का होता है। जब ये 4 प्रकार जान जाएंगे तब आप भारतीय राष्ट्रपति के वीटो पावर को समझ सकते हैं। क्योंकि सीधे वीटो पावर बता देने से आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये अत्यंतिक वीटो क्या था, ये क्या है। क्योंकि भारत के राष्ट्रपति के पास ये तीनों वीटो का समायोजन है। जो आर्टिकल 111 है, अनुच्छेद 111 है। आप लोग अगर क्रिकेट खेले होंगे या देखते होंगे, जो बहुत पहले एक अंपायर हुआ करते थे बिली बाउडेन, जब वो नेल्सन आता था नाम, जैसे 111 आ जाए, 222 आ जाए, हैं, या फिर 111 फिर 1 एक विकेट गिर जाए, तो वहां बड़ी स्टाइल से किसी चीज को वो दिखाने का प्रयास करते ताकि इंटरेस्ट बनाने के लिए। उसी बहाने आप याद रखिए, बिली बाउडेन के याद रखिए तो आप याद कर सकते हैं कि अनुच्छेद 111 जो है राष्ट्रपति का, भारतीय राष्ट्रपति का वीटो पावर है। भारतीय राष्ट्रपति के पास अत्यंतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और जेबी वीटो का समन्वय, तीनों उसके पास है। तो ये होते क्या है? अत्यंतिक वीटो, देखो आपने मैंने लिखा है अत्यंतिक वीटो, पहला ही हेडिंग मैंने दिया अत्यंतिक वीटो। वीटो 4 प्रकार के होते हैं। अत्यंतिक वीटो इंग्लैंड में राजा के पास या रानी के पास, मेरी बात समझ में आ रही है? इंग्लैंड में राजा के पास या रानी के पास, ये मैं गोला बना रहा हूं, राजा के पास या रानी के पास। क्या कहता है? अगर राजा किसी विधेयक पर अनुमति नहीं देता तो संसद के मत होते हुए भी वह कानून नहीं बन सकता था। मैं ध्यान दें, ये इंग्लैंड में ऐसा प्रावधान था कि अगर राजा किसी विधेयक पर अनुमति नहीं देता तो संसद के मत के होते हुए भी वह कानून नहीं बन सकता। परंतु सबसे इंपॉर्टेंट बात कि 1700 ईस्वी में मंत्रिमंडलीय प्रणाली प्रारंभ होने के बाद जो राजा के पास ये अत्यंतिक वीटो है, यह समाप्त हो गया। कब समाप्त हो गया? 1700 ईस्वी में जो मंत्रिमंडलीय प्रणाली के बाद उसका यह वीटो समाप्त हो गया। नंबर 2, विशेषित वीटो पर बात करते हैं। ये विशेषित मतलब विशेष बहुमत से अध्यारोहण, मतलब राष्ट्रपति के खारिज करने पर फिर बहुमत से राय देना और राष्ट्रपति के अधिकार को कम करना। ये अमेरिका में विशेषित वीटो, विशेष बहुमत से ये अध्यारोह, ये बच्चों है अमेरिका में। कहां पर है? अमेरिका। विशेषित वीटो, विशेष बहुमत से अध्यारोह, ये कहां पे है? अमेरिका में है, यूएसए में। मैं यहां लिख दिया हूं। क्या कहता है? जब राष्ट्रपति के समक्ष विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, तो वो ध्यान से देखें, जब राष्ट्रपति के समक्ष विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो अनुमति न देकर, यहाँ एक अंडरलाइन कर लेंगे, अनुमति न देकर 10 दिन के अंदर कारण बताकर उस शाखा को लौटा देगा जहां से वह आया, जहां से राष्ट्रपति के पास आया है। 10 दिन के अंदर अनुमति नहीं दिया और उसे पुनः लौटा दिया कि एक बार इस पर पुनः विचार करें, और वहां लौटाया जहां से उसके पास आया है। फिर अगर दोनों सदन उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से, ध्यान से देखें, उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से
दोनों सदन मतलब वहां जैसे हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा है, वैसे अमेरिका में प्रतिनिधि सभा और सीनेट है। ठीक है, प्रतिनिधि सभा वहां की निम्न सदन है और सीनेट जो है वहां का उच्च सदन है। ठीक, इसी बहाने मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूं। जैसे दिमाग में बात आगे सुन लीजिए। अगर ये पूछे कि विश्व का सबसे मजबूत द्वितीय सदन या उच्च सदन कहां का, ध्यान सुनिए। अगर पूछे विश्व का सबसे मजबूत द्वितीय सदन, तो अमेरिका में है मजबूत द्वितीय सदन, वो अमेरिका में वो है सीनेट। और यही बात अगर सबसे दुर्बल सदन, दुर्बल निम्न सदन पूछे, दुर्बल निम्न सदन पूछे, तो ये आपका अमेरिका की ही है प्रतिनिधि सभा। ठीक है, और सबसे सशक्त मजबूत विश्व में निम्न सदन पूछे तो आप बता दोगे इंग्लैंड। मैंने क्या कहा, अगर पूछे आपसे कि विश्व का सबसे मजबूत द्वितीय या उच्च सदन किस देश में है, तो आप बता देंगे संयुक्त राज्य अमेरिका। और दुर्बल निम्न सदन किस देश का है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका का ही है, वो है प्रतिनिधि सभा। और सबसे मजबूत निम्न सभा कहाँ का है, तो इंग्लैंड, जिसको कहते हैं कॉमन सभा। हम अपने टॉपिक पर आते हैं। क्या कहता है, जब राष्ट्रपति के समक्ष विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो अनुमति न देकर राष्ट्रपति के 10 दिनों के अंदर कारण बताकर उस शाखा को लौटा देता है। फिर वह शाखा उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से पास कर दे, अगली सदन भी पास कर दे, तो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना, यही लाइन है, विशेष बहुमत से अध्यारोहण, तो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना फिर भी वह कानून बन जाएगा। क्लियर बात, मतलब राष्ट्रपति के पुनर्विचार के ऊपर सदनों का अध्यारोहण हो गया। निलंबनकारी वीटो, ये क्या है, ये फ्रांस में, ये क्या कहती है, इसमें फ्रांस में ये व्यवस्था कि दोनों सदनों से पास होने के बाद अगर राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। अगर फिर सदन सामान्य बहुमत से पास कर दे, उसी विधेयक को सामान्य बहुमत से पास कर दे, तो राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा। और यही लाइन आपके यहां भी है कि अगर एक बार वापस कर दिया और दूसरी बार फिर सदन ने उसको पास करके राष्ट्रपति के पास भेज दिया, तो राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा। या तो वो सिर्फ पास रोक ले या फिर हस्ताक्षर कर दे, उसको वापस नहीं कर सकता है। ठीक है, जेबी वीटो या पॉकेट वीटो, पॉकेट वीटो या जेबी वीटो, यहां से प्रश्न है। ज्ञानी जैल सिंह का मामला मैं बताऊंगा जब मैं भारत का राष्ट्रपति पढ़ाऊंगा। जब विधेयक राष्ट्रपति के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है, ये अमेरिका में है, अमेरिका के पास अधिकार था, ये निलंबनकारी वाला फ्रांस में था, विशेषित वीटो जो है ये अमेरिका में, और अत्यंतिक वीटो इंग्लैंड में। ठीक, जेबी वीटो क्या कहता है कि जब पॉकेट वीटो, जब विधेयक राष्ट्रपति के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है, अमेरिका की बात कर रहे हैं, तो 10 दिन तक वह न लौटाए और इसी बीच कांग्रेस मतलब कांग्रेस को वहां, जैसे हमारे यहाँ संसद बोलते हैं वैसे अमेरिका में कांग्रेस बोलते हैं, और कांग्रेस में जो आते हैं प्रतिनिधि सभा और सीनेट। ठीक है, कांग्रेस का अधिवेशन स्थगित हो गया हो तो विधेयक अधिनियम नहीं बन पाता है। ठीक है, जब विधेयक राष्ट्रपति के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है और 10 दिन तक न लौटाए और उसी बीच कांग्रेस का अधिवेशन, मतलब प्रतिनिधि सभा और सीनेट दोनों का अधिवेशन समाप्त हो गया हो, तो विधेयक अधिनियम नहीं बन पाता है। ठीक है, तो ये 4 वीटो हो गए। भारत के राष्ट्रपति के पास इन तीनों का मिक्सअप है, केवल विशेषित वीटो नहीं है, बाकी तीनों अत्यंतिक वीटो भी है, निलंबनकारी वीटो भी है और जेबी वीटो भी है। बात क्लियर हो रही है? मैं फिर बता देता हूं, अनुच्छेद 111 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 111
जो है भारत के राष्ट्रपति के वीटो से पावर से संबंधित है। तो अत्यंतिक वीटो क्यों दिया गया है? क्योंकि संसद को जल्दबाजी से रोकना, असंवैधानिक नियमों से रोकना। वीटो कितने प्रकार का होता है? 4। अत्यंतिक वीटो, विशेषित वीटो, निलंबनकारी वीटो और जेबी वीटो। ठीक है, तो ये आपको हमें लगता है कि आप लिख लेंगे, याद कर लेंगे, क्योंकि थोड़ी सी अगर वीटो क्या होता है मैंने बता दिया। हम तब अपने राष्ट्रपति पर चलेंगे, तो अब आपको ये समस्या नहीं होगी, लेकिन ये मैं नहीं मिटाऊंगा क्योंकि इसका महत्व है। ठीक है, तो इधर की लाइन में पूरी मिटा देता हूँ, शाब्दिक अर्थ में मिटा दिया, तो यहां से मैं मिटा देता हूँ, इरेज कर देता हूँ इसको। चलिए, अब राष्ट्रपति की वीटो पावर, हम भारत की बात करते हैं। पहला, अत्यंतिक वीटो। अत्यंतिक वीटो ये किससे संबंधित है? अत्यंतिक वीटो, इसमें 2 कंडीशन है। अब मैं भारतीय राष्ट्रपति की बात कर रहा हूं। भारतीय राष्ट्र, अभी मैंने 4 वीटो के बारे में बात किया, अब मैं भारतीय राष्ट्रपति की बात कर रहा हूं। यहां पर ध्यान देने की जरूरत है कि मैंने आपको बता दिया कि 42 अमेंडमेंट में, ये मेरी बात याद रखें कि 42 अमेंडमेंट जो 1976 में हुआ था, उसमें राष्ट्रपति का जो पुनर्विचार करने का अधिकार था वह छीन लिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। लेकिन जनता पार्टी की सरकार माने 44 अमेंडमेंट 1978 में राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति को पुनर्विचार का अधिकार पुनः दे दिया गया। ठीक है, तो हम अत्यंतिक वीटो की बात करते हैं। इसकी कुछ बैकग्राउंड देख लें। इसका जो वर्णन 1935 के आप लिखते चलेंगे, इसका जो वर्णन 1935 के भारत शासन अधिनियम में भी मिलता है। अत्यंतिक वीटो का वर्णन 1935 के भारत शासन अधिनियम में भी मिलता है। ठीक है, इस शक्ति का प्रयोग भारतीय राष्ट्रपति, इस शक्ति का प्रयोग भारतीय राष्ट्रपति 2 दशाओं में करता है, 2 कंडीशन में करता है, 2 दशाओं में। ठीक है, इस शक्ति का प्रयोग भारतीय राष्ट्रपति 2 दशाओं में करता है। पहला क्या, आप लिखते चलेंगे। पहला है गैर सरकारी सदस्य द्वारा प्रेषित, द्वारा लाया गया विधेयक। गैर सरकारी सदस्य द्वारा लाया गया विधेयक। ठीक है, इसी को प्राइवेट व्यक्ति कहते हैं। प्राइवेट व्यक्ति या प्राइवेट सदस्य कर लेंगे, प्राइवेट सदस्य। ठीक है, मैंने क्या कहा? प्राइवेट सदस्य, वह व्यक्ति जो मंत्री नहीं होगा, अगर उसके द्वारा, ध्यान रखें अत्यंतिक वीटो में क्या है। अत्यंतिक वीटो मैंने बताया था कि कोई भी, अगर आप पहला याद करें जो क्राउन के पास था, उसमें मैंने बताया था, फिर से अगर रिविजन करें कि कोई विधेयक जो है वो दोनों सदनों से पास होने के बाद राजा के पास जाता है और राजा उसको हस्ताक्षर करने से मना कर देता है, तो वो विधेयक क्या होगा? समाप्त हो जाता है। तो यह वाला अत्यंतिक वीटो गैर सरकारी सदस्यों पर लागू होता है। मतलब वे सदस्य जो मंत्री नहीं है, उनके द्वारा अगर विधेयक लाया जाता है। इसका चार्ट देखें, यहां आपका राष्ट्रपति, यहां आपका लोकसभा और यहां आपका राज्यसभा। ठीक, प्रस्ताव हो गया आपका प्राइवेट, ये बिल मतलब विधेयक, और ये किसके द्वारा लाया गया है? प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा, प्राइवेट मेंबर के द्वारा लाया गया है। प्राइवेट मेंबर का कहने का मतलब वह व्यक्ति जो, नंबर 1 कंडीशन में दे रहा हूं, वह व्यक्ति जो मंत्री नहीं है। ठीक है, यहां पर क्या होगा? ये विधेयक लोकसभा या राज्यसभा कहीं लाया गया, मान लीजिए यहां से यह पास हो गया, यहां से पास हो गया।
अगर राष्ट्रपति ने अनुमति नहीं दिया, राष्ट्रपति ने अनुमति नहीं दिया, तो यह जो विधेयक है, यह विधेयक क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। कौन सा विधेयक समाप्त होगा? जो प्राइवेट सदस्य द्वारा लाया गया विधेयक है, मंत्रियों द्वारा नहीं। जो प्राइवेट सदस्य माने जो मंत्री नहीं है, उनके द्वारा अगर कोई विधेयक लाया जाए तो बड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप एकदम कंसंट्रेट रहिए। 40 से 50 मिनट जो भी मेरी क्लास है। अत्यंतिक वीटो में मैंने बता दिया, अत्यंतिक वीटो में बताया था किसके पास था, इंग्लैंड के पास था, हालांकि वो समाप्त हो गया, राजा के पास था। उसमें था कि कोई भी विधेयक अगर राजा के पास जाता है, उसने अगर हस्ताक्षर नहीं किया तो वो समाप्त हो जाएगा। उसी का कुछ अंश भारत शासन अधिनियम से लिया गया। क्या कहता है कि गैर सरकारी सदस्यों द्वारा लाया गया विधेयक, मतलब प्राइवेट सदस्यों द्वारा लाया गया विधेयक, जो मंत्री नहीं है, अगर वो लोकसभा राज्यसभा से भी पास होकर राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति ने अगर अनुमति नहीं दिया तो विधेयक क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा। ये तो पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है, मान लीजिए किसी मंत्री के द्वारा ही, किसी मंत्री के द्वारा, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है किसी मंत्री के द्वारा बिल प्रस्तुत किया गया, ठीक है, बिल प्रस्तुत किया गया कहां, लोकसभा में, यहां से पास हो गया, फिर कहां पास किया गया, राज्यसभा में, राज्यसभा में यहां से भी पास हो गया। मेरी बात ध्यान से देखिए, बिल किसी अब किसी मंत्री ने लाया, एक तो मैंने ये बताया कि प्राइवेट मेंबर ने लाया तो अपने आप समाप्त हो, लेकिन अगर किसी मंत्री ने बिल लाया तो उसकी क्या कंडीशन है, अगर किसी मंत्री ने बिल लाया, यहां से वो दोनों से पास हो गया और राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया, यहां से राष्ट्रपति के पास भेजा गया हस्ताक्षर करने के लिए, इसी बीच सरकार गिर गई, इसी बीच सरकार गिर गई या सरकार का कार्यकाल खत्म हो गया, सरकार गिर गई या सरकार का कार्यकाल समाप्त हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, इसके बाद चुनाव होगा, चुनाव के बाद जो अगली सरकार बनेगी, मान लीजिए इनकी सरकार नहीं बनी, जिस किसी पार्टी की अगली सरकार बनी और उसने अगली सरकार बनी और इसने राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने से मना कर दिया या हस्ताक्षर करने से मना कर दिया, तो हस्ताक्षर करने से मना कर दिया, हस्ताक्षर से मना कर दिया, तो क्या होगा, यह भी विधेयक जो होगा समाप्त हो जाएगा, यह भी विधेयक समाप्त हो जाएगा। तो अत्यंतिक वीटो में दो कंडीशन है, एक कंडीशन है, अब ध्यान से फिर इसको मैं रिवाइज करता हूं कि अगर कोई विधेयक जो गैर सरकारी सदस्य या प्राइवेट व्यक्ति या किसी मंत्री के द्वारा या किसी गैर मंत्री के द्वारा, मतलब जो मंत्री नहीं है उसके द्वारा लाया जाता है, अगर राष्ट्रपति ने अनुमति नहीं दिया तो वह विधेयक कानून नहीं बन सकता, वह विधेयक पास नहीं हो सकता। परंतु अगर किसी मंत्री ने प्रस्ताव ला दिया हो और वह लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया, मंत्री मतलब किसी सरकार के द्वारा, और उसी बीच सरकार का त्यागपत्र हो गया हो या उसका कार्यकाल समाप्त हो गया हो और जो अगली सरकार बनी उसने राष्ट्रपति से उस पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया, तो यह विधेयक क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो दो कंडीशन क्लियर हो गई, एक प्राइवेट सदस्य द्वारा लिया गया विधेयक समाप्त हो सकता है, दूसरा अगर किसी मंत्री द्वारा लाया गया विधेयक समाप्त होता है उस कंडीशन में जब सरकार गिर गई हो और अगली सरकार ने उस पर कोई इंटरेस्ट न दिखाया हो, तो वह विधेयक, वह प्रस्ताव समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको ये बता दिया इसके बारे में, ठीक, अत्यंतिक वीटो के बारे में बता दिया। कोई क्लियर नहीं समस्या होगी तो आप कमेंट में जाइएगा, मैं फिर इसको अगली क्लास में फिर एक बार रिवाइज कर दूंगा, ठीक है। जो अगली भी क्लास मेरी बनेगी, अगर आपको लगता है कि नहीं समझ में बात आई मेरी, तो आप कमेंट में लिखिएगा क्या प्रश्न है, मैं अगली क्लास में इसको समाधान कर दूंगा, ठीक। आगे चलते हैं। हमने कहा कि भारत के राष्ट्रपति के पास 3 वीटो का समन्वय है, एक अत्यंतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और जेवी वीटो, ठीक है। तो अब हम इसकी बात करते हैं, निलंबनकारी वीटो की। ये देखिए निलंबनकारी वीटो,
ये क्या कहता है? निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो वही है, इसमें एक ही बात ध्यान देने की बात है कि अगर धन विधेयक नहीं है, मैंने यहां लिखा दिया है, अगर धन विधेयक नहीं है तो राष्ट्रपति आप सीधे लिख सकते हैं, अगर धन विधेयक नहीं है तो राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। अगर धन विधेयक नहीं है तो राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको इस चार्ट से बताऊंगा तो आप बात समझ में आ जाएगी, एकदम क्लियर बात होगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो ठीक। ये मान लीजिए साधारण बिल हो गया, धन विधेयक नहीं है, मैंने यहां लिखा दिया है कि धन विधेयक पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर सकता है, अपने पास सुरक्षित रख सकता है, परंतु पुनर्विचार के लिए भेज नहीं सकता। ठीक है, तो हम समान विधेयक की बात करते हैं। समान विधेयक में राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, यही हो गया। मेरी इस बात समझ में, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, लोक, राज्य। ठीक है, मान लीजिए यहां विधेयक प्रस्तुत किया गया और यहां से पास हो गया, कहां गया? राज्यसभा के पास। राज्यसभा ने भी क्या किया? पास कर दिया। अब यहां से पास होने के बाद यह विधेयक कहां आएगा? राष्ट्रपति के पास। अब राष्ट्रपति के पास आया तो उसके पास ये अधिकार है कि यह पुनर्विचार के लिए भेज दे। पहली बारी बात सुन, पुनर्विचार के लिए भेज दे, फिर आप इसको लिख लेंगे, पुनर्विचार के लिए भेज दिया। अब यह जहां से वो आया है, मान लीजिए राज्यसभा से आया है तो यहां भेज दिया, यहां से पास हुआ, फिर कहां आएगा? लोकसभा से पास होगा दूसरी बार। ठीक, पास होने के बाद अब कहां आएगा? राष्ट्रपति के पास। और इस बार राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा। दूसरी बार में राष्ट्रपति को राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा। यहां पर जो मैंने अभी बताया आपको कि 42 अमेंडमेंट में 1976 में राष्ट्रपति का पुनर्विचार का अधिकार समाप्त हो गया था, परंतु 44 अमेंडमेंट के द्वारा, मैं शॉर्ट फॉर्म कर देता हूं, सन पूरा लिखता हूं, 1978 द्वारा पुनः इसको वापस दे दिया गया। तो निलंबन मतलब कुछ देर का निलंबन मतलब कुछ देर का निलंबन, वो क्या है? वही है। फिर से देखिए, मैं ये निलंबन वीटो में पढ़ रहे हैं। निलंबन वीटो में अगर धन विधेयक नहीं है, धन विधेयक अगर होता तो क्या होता? जैसे होता ना, अगर ये ऐसा होता तो क्या होता? अगर वो धन विधेयक है, ध्यान से देखिए, मैं फिर रिवाइज कर रहा हूं, तो राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर सकता है, अपने पास सुरक्षित रख सकता है, पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता है। ठीक है, अब इसमें देखिए, ये तो यहां हो गया, अगर धन विधेयक नहीं है तो राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। जैसे मैंने यहां समझाया कि लोकसभा राज्यसभा से विधेयक आया, पास हो गया, अगर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिया तो कानून बन गया। लेकिन हम पढ़ रहे निलंबनकारी वीटो। अब पुनर्विचार के लिए अगर राष्ट्रपति ने एक बार भेज दिया, एक बार नहीं, आप इस पर कह दिया कि इन टॉपिक पर आप फिर से विचार कर लीजिए, हमें कुछ आपत्ति दिख रही है, तो दोनों सदनों ने उनके विचार करे या न करे या उसी रूप में भेज दे राष्ट्रपति के पास, तो इस बार राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा। इस बार राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा। और इसी में चीज मैंने बता दिया कि 42 अमेंडमेंट में राष्ट्रपति का जो पुनर्विचार का अधिकार था यह छीन लिया गया था। 44 अमेंडमेंट में फिर इस राष्ट्रपति को वापस दिया गया। ठीक है, तो ये बात आप नोट कर लेंगे। देख लीजिए, लोकसभा राज्यसभा से पास हुआ, राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर दिया था कानून, लेकिन पुनर्विचार के लिए वापस कर दिया, तो दोनों सदनों ने पुनः विचार किया और उस विचार करे या उसी रूप में भेज दे तो राष्ट्रपति को इस बार हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा। इसका मतलब राष्ट्रपति कुछ देर तक उसको रोक सकता है, विलंबन कर सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने आपको वीटो के उद्देश्य में बताया था
कि संसद को जल्दबाजी से रोकता है और यही निलंबन ही संसद को, पार्लियामेंट को किसी भी नियम पर जल्दबाजी करने से क्या कर देता है, रोक देता है। ठीक, अब हम आगे चलते हैं, तीसरा वीटो की बात करेंगे, पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो ये भी है, पॉकेट वीटो। ठीक, पॉकेट वीटो इसी को कहते हैं जेबी, माने जेबी निषेधाधिकार। इसमें क्या है कि विधेयक, फिर चार्ट पे आ जाते हैं, चार्ट पे हमको समझाने में आसानी होगी क्योंकि इसको पूरा लिखना बेकार है, तो समझ में बात आ गई तो बस सबसे बड़ी बात वही है। ये देखिए, बिल हो गया, राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं, यहां से पास हो गया बच्चों, राज्यसभा से पास हो गया। ठीक है, कहां आएगा, राष्ट्रपति के पास। दोनों जगह से पास होने के बाद कहां आया, राष्ट्रपति के पास। अब क्या होगा कि राष्ट्रपति न हस्ताक्षर करे, हस्ताक्षर न करे, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, पुनर्विचार के लिए, पुनर्विचार के लिए न लौटाए। ठीक, तीसरी बात यही है, न तो हस्ताक्षर करे और न पुनर्विचार के लिए, उसे अपने मेज पर रख दे। यहां बच्चों समय सीमा नहीं लिखी गई, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बड़ी परीक्षाओं के लिए उपयोगी। बड़ी परीक्षाओं में पूछा गया कि राष्ट्रपति जेबी वीटो का प्रयोग करते हुए कितने समय तक उसको रोक सकता है। तो आप लिख देंगे उस भारतीय संविधान में समय सीमा का उल्लेख नहीं है, भारतीय संविधान में समय सीमा का उल्लेख नहीं है। ठीक है, ठीक, समय सीमा का उल्लेख नहीं है, उसे अपने मेज पर जब तक चाहे तब तक रहने दे। ठीक है, बात समझ आ रही है। ये समय, जबकि हमने अमेरिका में पढ़ाया था जेबी वीटो का प्रयोग वह 10 दिन तक अपने यहाँ रोक सकता है, जबकि हमारे यहाँ समय सीमा का उल्लेख नहीं है। तो तीनों वीटो हो गया, फिर से रिवाइज कर सकते हैं। अत्यंतिक वीटो में क्या था, जो भारत के राष्ट्रपति को अधिकार है। अत्यंतिक वीटो में यह था मेरे दोस्तों कि अगर विधेयक किसी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा लाया जाता है और राष्ट्रपति ने उस पर हस्ताक्षर नहीं किया, पर कंसंट्रेट हो जाइए, ये बात क्लियर हो जाएगी। अगर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर नहीं किया तो वह कानून नहीं बनेगा। दूसरी कंडीशन मैंने क्या बताया उसमें, दूसरी कंडीशन मैंने ये बताया था कि अगर विधेयक किसी मंत्री के द्वारा ही प्रस्तुत किया गया और दोनों सदनों से पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास गया, उसी भी सरकार गिर गई। ठीक है, तो जो अगली सरकार बनी उसने उस विधेयक पर कोई इंटरेस्ट नहीं लिया तो विधेयक क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। निलंबनकारी वीटो में क्या था, निलंबनकारी वीटो में आप यही याद रखेंगे, पुनर्विचार। और जेबी वीटो में क्या है कि राष्ट्रपति जब तक चाहे कानून को अपनी मेज पर रोक रख सकता है, उस पर समय सीमा का कोई बंधन नहीं है, उस पर समय सीमा का कोई बंधन नहीं है। ठीक है, तो अब इसका प्रयोग कब कब हुआ, अत्यंतिक वीटो का प्रयोग कब हुआ, अत्यंतिक वीटो, इसके डाटा ये आप लिख लेंगे। अत्यंतिक वीटो का प्रयोग 1954 में पेप्सू, पेप्सू इसकी है PEPSU, पेप्सू विधेयक पर, विनियोग विधेयक पर, वो ध्यान से देखें, ये पूछे गए प्रश्न, ये डाटा की मैं बात कर रहा हूं, अभी तक मैंने दोनों को बातों को समझा दिया आपको। अब इसका प्रयोग कहां हुआ था ये ध्यान दीजिए। 1954 में पेप्सू विनियोग विधेयक पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। ठीक बेटा, 1954 में किया था, किसने किया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। किस वीटो का प्रयोग, अत्यंतिक वीटो का प्रयोग। बात समझाई। इसके अलावा अत्यंतिक, एक तो ये होगा, नंबर बी
अत्यंतिक वीटो का प्रयोग 1991 में तत्कालीन राष्ट्रपति ये होंगे आपके आर वेंकटरमन। थोड़ा डाटा है तो थोड़ा सा याद रखना पड़ता है, बाकी कॉन्सेप्ट क्लियर है हम लोगों का। आर वेंकटरमन 1991 में तत्कालीन राष्ट्रपति आर वेंकटरमन ने इसका प्रयोग किया था। किस पर किया था? इस अत्यंतिक वीटो का प्रयोग किस पर किया था? तो वह था कि संसद सदस्यों के वेतन भत्ते से संबंधित। ठीक है, आगे आपका निलंबनकारी वीटो में कुछ नहीं है, वो डाटा मैंने बता दी, पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। पॉकेट वीटो में है डाटा एक यहाँ पर, नंबर 2 पॉकेट वीटो इसमें है ज्ञानी जैल सिंह ने 1986 ईस्वी में आपका वो है, क्या बोलते हैं, जो प्रेस की स्वतंत्रता, मतलब प्रेस की स्वतंत्रता पर वीटो किया था। ठीक है, तो ये आपको जानने की जरूरत है। ठीक है, हालांकि इसी विधेयक को फिर 1999 में भेजा गया, तो एक बल्कि आप इसी कर लें, 1989 में वेंकटरमन के पास भेजा गया। ये अगर और क्लियर करते हैं तो ये एग्जाम यही आता है, नाम यही आता है, डाक तार संशोधन विधेयक, ये था पूरा नाम इसका। और आप इस शॉर्ट फॉर्म में ये याद रखते हैं। 1989 में वेंकटरमन के पास भेजा गया, तो उन्होंने पुनर्विचार के लिए भेजा, परंतु नई सरकार ने इसे रद्द कर दिया। ठीक, अब आप मेरे साथ बोलते याद कीजिए। मैंने कहा भारतीय राष्ट्रपति के पास कुल कितने वीटो हैं? 3 वीटो का समन्वय है। कौन कौन? आपका अत्यंतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और जेबी वीटो। अत्यंतिक वीटो में मैंने क्या बता दिया? अत्यंतिक वीटो में मैंने बता दिया कि कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और वह विधेयक नहीं है, तो अगर राष्ट्रपति ने अनुमति नहीं दिया तो वह कानून नहीं बन सकता। इसमें कौन से विधेयक? उसमें गैर सरकारी सदस्यों द्वारा भेजा गया विधेयक, और नंबर 2 किसी सरकारी मंत्री द्वारा भेजा गया विधेयक है, और साइन करने के पहले ही सरकार गिर गई और नई सरकार ने इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, तो वो विधेयक क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। निलंबनकारी में वही आपके बच्चों पुनर्विचार वाला मामला है। पुनर्विचार 42 अमेंडमेंट में इंदिरा गांधी ने समाप्त कर दिया था, लेकिन फिर 44 में फिर उसको जो है वापस किया गया। फिर इसके बाद जेबी वीटो मैंने बता दिया, उसको जब तक चाहे रोक ले। मैंने बताया था कि पॉकेट वीटो में समय सीमा का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीजें आपको समझ। अत्यंतिक वीटो का कब प्रयोग किया गया था? पेप्सो विधेयक पर किया था। किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। और 1991 में वेंकटरामन ने संसद सदस्यों के वेतन भत्ते पर किया था। ठीक है, इसके अलावा पॉकेट वीटो का प्रयोग ज्ञानी जैल सिंह 1986 ईस्वी में डाक तार संशोधन विधेयक पर किया था। ठीक, तो ये आज का जो वीटो का चैप्टर है बहुत ही इम्पोर्टेंट था, और मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं भी समझ में आई है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट लिखिएगा, मैं उसको फिर एक बार अगली क्लास में रिवाइज कर लूँगा, क्योंकि हम आपको पूरे मनोयोग से कोई भी कॉन्सेप्ट आपका छूटेगा नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन में
रट्टा मार शैली नहीं चलती, वहां पर आपको अगर कॉन्सेप्ट बात समझ में आ जाती है तो वहां फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक, इसके अलावा हमने राष्ट्रपति का वीटो पावर पढ़ लिया, जिसके अलावा एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद है अनुच्छेद 200 और एक है अनुच्छेद 201। ये क्या है? आर्टिकल 200 और 201। मैं एक तो नई बात क्या बता रहा हूं, ये देखिए यहां पर क्या कंडीशन है, ये चार्ट से आप समझे तो बात समझ। ये राज्यपाल का है, राज्यपाल के पास, ये राज्यपाल से संबंधित है और राष्ट्रपति से भी संबंधित है। लो भाई, अब आप बोलोगे साहब ये कौन सी नई बात बता दे रहे हो, यह कौन सा अनुच्छेद है जो राज्यपाल से संबंधित है, राष्ट्रपति से, राज्यपाल से संबंधित है और राष्ट्रपति से संबंधित है? तो देखिए, जैसे राज्य विधानमंडल की बात करते हैं, मान लीजिए राज्य विधानमंडल, हमने आपको बताया कि हर राज्य विधानमंडल का गठन कंडीशन जो है वो ये है, ये, बल्कि मैं ऐसे बनाऊं तो ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा, यही है ना, राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा। यहां जो मुझे आपको आवश्यक बात बतानी है क्या, कि पहली बात जान ले कि हर राज्यों में विधान परिषद नहीं है। ठीक है, हर राज्यों में विधान परिषद नहीं है, कुछ ही राज्यों में विधान परिषद है। ठीक है, उसका तरीका था UKMBAT, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, ठीक, आपका महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ठीक है, इन राज्यों में द्वितीय सदन है, इन राज्यों में द्वितीय सदन है। यहीं 2 लगा देते तो कश्मीर भी हो जाता, लेकिन अब कश्मीर संघशासित से क्षेत्र हो गया है, तो हम केवल UKMBAT, जब मैं विधानसभा और विधान परिषद पढ़ाऊंगा इस पर और चर्चा होगी। तो यहां मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हर राज्यों में विधान परिषद नहीं है, कुछ ही राज्यों में विधान परिषद है। ठीक है, मान लेते हैं विधान परिषद है, तो यहाँ क्या कंडीशन है अनुच्छेद 200 से। ठीक है, ध्यान से सुनिए, मैं यहाँ राष्ट्रपति को भी लिख देता हूं, क्योंकि मैंने पहले इसका जो मंत्र बताया कि इसका आर्टिकल 200 का संबंध जो है राज्यपाल से भी है और राष्ट्रपति से है, इसीलिए मैं दोनों की बात लिख रहा हूं। लेकिन यह मोस्टली राज्य विधानमंडल से संबंधित है। मान लेते हैं कि उस राज्य में विधान परिषद है। ठीक है, मान लेते हैं। ठीक, अब मान लीजिए ये विधेयक यहां से पास हो गया, विधान परिषद से पास हो गया, अगर है तो राज्यपाल के पास है, राज्यपाल के पास अधिकार है। देखिए, या तो वह पास कर दे तो क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा, पहली बात। नंबर 2, अगर धन विधेयक नहीं है, अगर धन विधेयक नहीं है, अगर धन विधेयक नहीं है तो वह पुनर्विचार के लिए वापस कर दे। ठीक, नंबर 3 कंडीशन यही है दोस्तों, यही ध्यान देंगे। नंबर 3, राष्ट्रपति को प्रेषित कर दे, राष्ट्रपति को प्रेषित कर दे, मतलब वह विधेयक कहां भेज दे, राष्ट्रपति को। अब इस विधेयक पर उस विधेयक पर हस्ताक्षर किसका लगेगा, राष्ट्रपति का। तो अनुच्छेद 200 का संबंध है कि विधेयक को बहुत इंपॉर्टेंट, राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को हस्तांतरित करना, विधेयक को राज्यपाल द्वारा
राष्ट्रपति को हस्तांतरित करना, ये अनुच्छेद 200 है। ठीक है। अब 201 क्या कहता है? आर्टिकल 201 की बात करते हैं। ये देखिए, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। 201 क्या कहता है? 201, अब मान लीजिए राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया। ठीक है, राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया, तो राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर दिया। आर्टिकल 201 की बात हो रही है, हस्ताक्षर कर दिया। अब उस पर हस्ताक्षर, जब वो राज्यपाल ने विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेज दिया तो राज्यपाल से कार्य खत्म। अब आप राष्ट्रपति पर कंसंट्रेट कीजिए। राष्ट्रपति के सामने गया, राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिया, ठीक, तो कानून बन जाएगा। या पुनर्विचार के लिए भेज दिया, ठीक है। अब पुनर्विचार के बाद फिर ये विधान परिषद से पास होगा, अगर है विधानसभा से भी पास होगा। पास होने के बाद फिर अब ये राष्ट्रपति के पास जाएगा, पुनर्विचार के बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा। अब यहां जो मैं बताना चाहता हूं कि राष्ट्रपति हस्ताक्षर के लिए बाध्य नहीं है। मेरा कहने का मतलब दोस्तों, पुनर्विचार के बाद अगर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो अगर राष्ट्रपति ने स्वेच्छा से साइन कर दिया तो कानून बन गया। अगर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर नहीं किया तो वह कानून, वह विधेयक समाप्त हो जाएगा, ठीक है। यहां पर एक बात यही बतानी है कि धन विधेयक पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। राष्ट्रपति भी अगर राज्यों का धन विधेयक है तो पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। अगर धन विधेयक है तो राज्यपाल पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता, ठीक। तो ये बात मेरी ध्यान दीजिए, राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता, राज्यपाल भी पुनर्विचार के धन विधेयक को नहीं भेज सकता। या तो हस्ताक्षर कर देगा, मैंने यहां लिख दिया, अगर धन विधेयक नहीं, अगर धन विधेयक है तो राज्यपाल या तो हस्ताक्षर करेगा, सेम कंडीशन जो आपने राष्ट्रपति में पढ़ा। नंबर 2, या तो मेज पर रख लेगा, परंतु पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेजेगा, पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेजेगा। बात क्लियर? फिर सुनिए, नीचे 200 का संबंध किससे है? आपके छोटे एग्जामों में तो इतना या पढ़ लेंगे, लेकिन बड़े एग्जामों में कॉन्सेप्ट, यूपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग की बड़ी परीक्षाओं में क्या कॉन्सेप्ट है ये जानते हैं। 200 कहता है विधेयक को राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को हस्तांतरित किया जाता है। कोई विधेयक अगर वह साइन कर दिया तो कानून बन गया, राज्यपाल नहीं किया, उसको उसने क्या किया, ना तो वापस किया ना तो साइन किया, उसने राष्ट्रपति को भेज दिया। अब इससे राज्यपाल का काम खत्म। अभी जब अनुच्छेद 201 के तक जाएगा तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर दिया तो कानून बन गया, उसे वह पुनर्विचार के लिए पुनः भेज सकता है। और अगर दोनों सदनों ने, मान लीजिए अगर है, दोनों सदनों ने अगर पास करके पुनः भेज दिया तो राष्ट्रपति बाध्य नहीं है हस्ताक्षर करने के लिए। अगर वह हस्ताक्षर कर दिया तो कानून बन गया, नहीं किया तो विधेयक समाप्त हो जाएगा। ये संबंध मतलब है कि राष्ट्र, इसीलिए हमारा देश, आपको मैंने कॉन्सेप्ट पर जाओ, मैंने पढ़ा था संघात्मक और एकात्मक का समन्वय है, उसमें एकात्मक की ओर ज्यादा झुकाव है, वो आपको आर्टिकल ये दिख रहा है कि राज्यपाल ने राष्ट्रपति को प्रेषित कर दिया, अब उससे राज्यपाल से मतलब खत्म, राष्ट्रपति के ऊपर राज्य विधानसभाएं बाध्य नहीं कर सकती, जबकि संसद में था अगर वो सामान्य विधेयक है तो पुनर्विचार करने के बाद अगर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर जरूर करेगा। लेकिन राज्य विधानसभाओं में ऐसी बात नहीं है। राज्य विधानसभाओं में अगर राष्ट्रपति के पास पुनर्विचार के लिए भेजा जाता है तो राष्ट्रपति हस्ताक्षर के लिए बाध्य नहीं है और वह बाद में क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो हम आज राष्ट्रपति के वीटो पावर में आर्टिकल 111 पढ़ा, उसी के साथ साथ मैंने 2 महत्वपूर्ण आर्टिकल थे, अनुच्छेद 200 और 201 पढ़ा दिया आपको। आज की क्लास यहीं तक समाप्त होती है। कल हम लोग पढ़ेंगे मेरे दोस्तों राष्ट्रपति का अध्यादेश
जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हमें उम्मीद है कि यह बात आपको समझ में आ गई होगी। यह बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं, अपनी समस्या लिखें। मैं अगली क्लास में उसको रिवाइज करने के बाद ही आगे बढ़ूंगा और अगले टॉपिक पढ़ूंगा। कल की क्लास हमारी होगी राष्ट्रपति का अध्यादेश, और ये हमें उम्मीद है कि ये बात हमारी आपको समझ में आज कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। वीटो कितने प्रकार का होता है, राष्ट्रपति के पास कितने वीटो का समन्वय है, निलंबनकारी, अत्याधिक और जेबी विसर्जित वीटो नहीं है। इसके अलावा दो महत्वपूर्ण अनुच्छेद आर्टिकल 200 और अनुच्छेद 201 दोनों मैंने आपको बता दिया। अगर आपको कोई समस्या हो तो आप जरूर कमेंट। ये राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करना है और 201 पुनः विचार के लिए राष्ट्रपति अगर विधानसभा को भेजता है। तो आज के लिए क्लास इतना ही। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, हम एकदम लीक से हटकर कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे। किताबें तो मार्केट में बहुत बिक रही हैं, कुछ अच्छी भी हैं कुछ बुरी हैं, हम ये नहीं कह सकते वो सब भी खराब हैं। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट नहीं है तो आप रट्टा मार से गिर जाओगे, क्योंकि जो लेखक है, जो लिखने वाला है, वो अपने हिसाब से लिखता है कि ये बच्चों को आता होगा। लेकिन क्लास का मतलब है कि आपको उस स्तर तक जाना, ताकि हम उस स्तर पर जाएं, ताकि हम ये मान चलें कि बच्चा अभी शुरू से तैयारी कर रहा है, अभी प्रारंभिक पायदान पे तैयारी की प्रारंभिक सीढ़ी पर है, और उसको अभी बीच एकदम ऊपर से हवा चीजें थोप दी जाएगी तो वो डर जाएगा। इसलिए शुरू की चीज़ों को धीरे समझाया जाए, ताकि वो आगे बढ़ते बढ़ते उसका जो पूरा विकास हो सके। इसीलिए हम कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं, टॉपिक पर बात करते हैं। कंफ्यूजिंग हो तो आप जो है कि कमेंट में जाइएगा। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ये आपसे हमारा बहुत बहुत निवेदन है। धन्यवाद। बस आज की क्लास इतना है।